नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल फ्यूसिस बाय पीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। ठीक रहिएगा, मस्त एकदम, है ना? एकदम मस्ती से पढ़िएगा, मैं मस्ती से पढ़ाऊंगा भी। अब कोई डाउट होगा तो तुरंत कमेंट करिएगा, तुरंत आपको जो है जवाब मिलेगा। ठीक है। फिजिक्स ऐसा जो है सब्जेक्ट है, समझ में आएगा तो खूब समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं आएगा। तो जो है ये एक तरीके से कहा जा सकता है ऐसा सब्जेक्ट है कि आएगा तो नींद नहीं आएगा। अगर फिजिक्स आपको आता है तो आपको नींद नहीं आएगा, ठीक है? और नहीं आएगा तो बात आप ही समझ सकते हैं। बहरहाल कल हम लोग प्रिज्म के बारे में समझ रहे थे। प्रिज्म जो है हम आपको बता भी दिए थे, है ना? तो प्रिज्म में कौन कौन से पार्ट आप लोग जाने थे? सबसे पहले तो आप जाने थे प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं प्रिज्म में, ये सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जरूर बता दिए थे आप लोगों को। और आगे हम जो पढ़ेंगे वह विचलन से संबंधित है। जानते हैं उसमें कि प्रिज्म की जो कुछ प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो प्रिज्म जो होता है, आइए थोड़ा हम जानते हैं उससे विचलन होता है किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट में। तो वह जो विचलन होगा, वह जो डेविएशन होगा, किसी वह डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा। देखने को मिलता है प्रैक्टिकली, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस अर्थात आपतन कोण कभी कभी जब हम बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि विचलन कोण घटता जाता है और सडनली एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद फिर से डेविएशन एंगल बढ़ने लगता है, फिर से विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। ये हमारे प्रैक्टिकल में भी है। हम लैब में जाएंगे तो वहां हमको मिलेगा, हमको हमारा उद्देश्य मिलेगा, कहता है कि प्रिज्म और पिन की सहायता से दिए गए प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करिए तथा न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करिए। तो ये तो हम जाएंगे लेबोरेटरी में, हमारे सिलेबस में है, प्रैक्टिकल के सिलेबस में हम उसको फाइंड करेंगे। तो आज हम प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, इसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, और न्यूनतम विचलन कोण। तो अगला है हमारा फार्मूला फॉर द refractive index of prism and angle of minimum deviation। यहाँ हमारा जो टास्क है वो टास्क है हमको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक का फार्मूला हमको निकालना है म्यू, ये हमको फाइंड करना है। तो इसको हम ज्ञात कर लेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए आपके पास एक ही आइडिया है, एक ही आइडिया आपके पास है प्रिज्म के अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए, और वो आइडिया है स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम आप सभी लोग जानते हैं, क्या कहता है स्नेल का नियम? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। अभी देखिएगा बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा, ये बहुत जो है इजी वे में निकल जाएगा। बस हमको आई और आर का मान हम ज्ञात कर लेंगे और जो है इसी इसी जो है फार्मूले में पुट कर देंगे तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला निकल जाएगा। ये तो बहुत आसान है, लेकिन वो फार्मूला निकालने के लिए हमको सबसे पहले कुछ पिक्चर ड्रा करने पड़ेंगे, फिगर ड्रा करने पड़ेंगे, जिसको हम रे डायग्राम ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो रे डायग्राम जो है हम करेंगे। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग नोट कर लीजिए, हिंदी में प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र तथा न्यूनतम विचलन कोण, है ना, ये आप हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए
आइए यहाँ हम एक प्रिज्म बनाते हैं। मान लीजिए आपका ये एक प्रिज्म है, हो गया। केवल सामने का फेस प्रिज्म एंगल हम मान लेते हैं ए है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स भी हो गया, फिर बी और सी। बी सी जो है इस प्रिज्म का बेस हो गया, जिसको हम आधार कहते हैं। मान लीजिए कि प्रिज्म के इस फेस ए बी पर एक रे पी क्यू इंसिडेंट होती है, रे पी क्यू। जाना तो चाहिए था इसको सीधे, लेकिन क्या होगा, ये सीधे नहीं जाएगा, ये सीधे नहीं जाएगा। यह जो है इस पॉइंट पे आके यहां प्रिज्म के सेकंड फेस पर दूसरे सरफेस एसी पर क्या होगा, इंसिडेंट होगा। मान लो ये पॉइंट आर है, क्यू आर के रूप में, और फिर इस फेस से ये इमर्ज हो जाएगा आर एस के रूप में। तो देख रहे हैं पी क्यू चला था यहां से, फिर यहाँ क्यू आर में बदला, और फिर से आर से एस में बदला, है ना। तो ये जो पॉइंट क्यू और आर है, हम यहाँ एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। नॉर्मल ड्रा कर लीजिए, अविलंब नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। इसका मतलब ए बी का अविलंब ऐसे लंबवत, हो गया। ऐसे ही एक नॉर्मल हम यहाँ पॉइंट आर पे ड्रा कर लेंगे, हो गया। मान लेते हैं कि यह जो अविलंब है एन है, इस पॉइंट को हम ओ लिख लेते हैं, इस पॉइंट को हम एन डैश लिख लेते हैं। अब देखिए एक चीज और, यह आपतित किरण पी क्यू है ना, और ये निर्गत किरण आर एस है। पी क्यू किरण की दिशा ऐसे सीधे है, लेकिन वो लास्ट टाइम क्या हो रही है, मुड़ जा रही है आर एस। ये जो आर एस किरण है, इसको जरा हम पीछे की ओर बढ़ाएं, पीछे की ओर बढ़ाइए, देख रहे हैं इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है। जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, हम इस पॉइंट को टी नाम दे देते हैं, है ना। अब ये आपतित किरण की दिशा और ये निर्गत किरण की दिशा, इसके बीच में कोण बनता है। इस कोण को हम कल नाम दिए थे, क्या नाम दिया गया था इस कोण का, यही कोण जो है, यह जो एंगल था, इसी को हम विचलन कोण डेल्टा बोले थे, ठीक। ये विचलन कोण आपका डेल्टा हो गया, है ना। कुछ आइए और नाम देखते हैं। ये देखिए, ये आपतित किरण है, ये अविलंब है, तो इसके बीच में मान लो एक कोण बनता है, जिसको हम कोण आई से प्रदर्शित करते हैं, या इसको नाम देते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर यह आपतित किरण पी क्यू जब पड़ती है, तो ये अभिलंब देख रहे हैं ना, अभिलंब की ओर थोड़ा सा डाइवर्ट हुई है, झुकी हुई है। मान लो ये वाला जो कोण है वो आर है, और हम इसे अपवर्तन कोण बोलेंगे, है ना। कुछ देर के लिए हम इसको R1 मान लेते हैं, R1। अब यह किरण क्यू आर प्रिज्म के भीतर पॉइंट आर पर आपतित हुई है, तो हम इस कोण को नाम दे देते हैं R2। समझ में आई बात। चलिए फिर आते हैं, यह जो क्यू आर किरण है वह आर एस के रूप में बाहर निकली है, ये अविलंब है, तो ये भी एक कोण बनाता है अविलंब से निर्गत किरण, जिसको हम ई से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं, ई से। चलिए अब बताइए कि यह कोण आई है, यह कोण R1 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। कुछ देर के लिए आप इस किरण को एब्सेंट मानिए, क्यू आर किरण को एब्सेंट मानेंगे, तो यही मिलेगा ये कोण आई, और ये तभी आई के बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल आई हो जाएगा। अब बाई चांस जब भी क्यू आर आता है, तो ये हो गया R1, तो शेष कितना हो जाएगा, ये शेष एंगल कितना हो जाएगा, I माइनस R1 हो गया।
सेम थिंग यहां भी देखिए, अगर आप इस क्यू आर किरण को एब्सेंट मानते हैं तो ये कोण ई है, ये टोटल कोण कितना हो जाएगा, ये भी ई हो जाएगा। लेकिन जो है यहां से यहां तक का कोण दिया है R2, तो है कितना हो जाएगा, है कोण कितना हो जाएगा, ये आपका कोण हो जाएगा E माइनस R2। इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ E माइनस R2। कंप्लीट फिगर देख लीजिएगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है हमको तीन इसमें ट्रायंगल उठाने हैं। एक ट्रायंगल ये वाला उठाना है, छोटा वाला, है ना। इसके बाद एक ट्रायंगल ये उठाना है और एक ये क्वाड्रेंट हमको उठाना है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हमको उठाना है, हो जाएगा। फिगर अच्छे तरीके से बना लीजिए, फिर हम यहाँ चलते हैं। हो गया, चलिए आइए अब जो है हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं इस वाले ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल को थोड़ा हम यहाँ साइड में बनाते हैं, देख लीजिएगा। ऐसा ही है ना, ये पॉइंट Q हो गया, ये पॉइंट R हो गया, ठीक है। ये ऐसे डॉट डॉट है और ये QT लाइन हो गया। देख लीजिएगा, इतने पार्ट को TQRT पार्ट को हम अलग से बना लिए। ये एंगल था I माइनस R1, ये एंगल था E माइनस R2, ठीक है। ये पॉइंट T है, देख रहे हैं। और यहाँ एक एंगल बना हुआ है जिसको हम डेल्टा कह रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिभुज या ट्रायंगल क्या क्या नाम देते हैं, TQR से, TQR से क्या है भाई, यहां देखिए ये दोनों जो है I माइनस R1 और E माइनस R2, यह इस त्रिभुज में सम्मुख कोण है, देख रहे हैं ना। और इस भुजा पर QT भुजा पर डेल्टा एक एक्सटीरियर एंगल है, डेल्टा दिया जिसको बहिष्कोण कहते हैं। तो त्रिभुज के नियम से आप इसको क्या कह सकते हैं, इन दोनों कोण का योग, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वह एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो यहां से लिख सकते हैं हम क्या, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल डेल्टा। यहां लिखेंगे बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर लीजिए, R1 और R2 की एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, I और E को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हो गया, अब कुछ नहीं करना है, एक काम और करना है आपको। यहां देखिए, अब इस त्रिभुज को ले लीजिए, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल QRO में, जरा इस ट्रायंगल को देखिए, तो ट्रायंगल QRO को जरा देखिए। अब इसका कोई काम नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं। अगेन या पुनः ट्रायंगल या त्रिभुज QRO में, QRO से क्या भाई, यहां देखिए ये दो एंगल है R1 R2 और O। ये एंगल भी मान लो O है, ये एंगल क्या है, O है। तो भाई किसी भी त्रिभुज के तीनों जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां हम लिख लेते हैं से क्या, से आइए देखिए, लिखेंगे इसको R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू 180। ये जीरो नहीं है, O है ना। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। हो गया। अब जरा आइए एक काम करते हैं हम लोग, काम ये करते हैं कि इस चतुर्भुज को देखिए, इस क्वाड्रेंट को देखिए, A Q
ओ आर ए को, इस क्वाड्रेंट को देखिए अभी, यानी पुनः अब यहाँ लिखेंगे अब क्या, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर से, ए क्यू ओ आर से, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए क्या कह सकते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 90 डिग्री 360 डिग्री होता है। तो लिख लीजिए एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर, ऐसे लिखेंगे ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर बराबर कितना होता है 360 डिग्री। अब जरा आइए, ये एंगल क्यू कितना है और एंगल आर कितना है, ऐसे ही है ना, ये लाइन ड्रा कर लीजिए, ऐसा ही नॉर्मल है, हम कह रहे हैं ये नॉर्मल है, अभिलंब है, एन क्यू और ये ओ है, ठीक है। फिर से एक नॉर्मल यहाँ है, ये वाला देख रहे हैं आर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, कह रहा है ये एंगल और ये एंगल, यानी ए है ए क्यू आर ओ, ये कितना हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है, कह रहे हैं जब नॉर्मल है तो ये भी 90 डिग्री है, कह रहे हैं नॉर्मल है तो क्यू और आर मिलकर जो है ये 90 डिग्री हो गया। तो क्यू और आर ये मिलकर 90 प्लस 90 180 डिग्री दे दिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए प्लस ओ प्लस क्यू और आर का मान हो गया 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 हो गया। या इसको बहुत ही सरल लिख सकते हैं, ए प्लस ओ इज इक्वल टू 180, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 हो गया। चल इसको फिर कुछ देर के लिए हम मिटाते हैं, हो गया। अब जरा आप ध्यान से देखिए कौन कौन सा इक्वेशन है जिसमें 180 और O आया है। तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 में है R1 प्लस R2 प्लस O बराबर 180 और इक्वेशन 3 में है A प्लस O इज इक्वल टू 180। तो क्यों नहीं हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके जो वैल्यू बचती है इसको लिख लें। तो 2 और 3 का तुलना करेंगे, समीकरण 2 और 3 का तुलना करने पर कंपेयर कर लीजिए। इक्वेशन 2 और 3 को जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में 180 जगह पे 180 है, ये है ना, O की जगह पे O है, R1 प्लस R2 की जगह पर A है। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, यहां से हम लिखेंगे A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लीजिए, कंप्लीट। अब चलिए, अब जब आप R1 प्लस R2 को A लिख रहे हैं तो भाई हम चले जल्दी से एक में, समीकरण 1 में, यहाँ R1 प्लस R2 की जगह पर हम A लिख सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा, या इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब जो है हमको केस लगाना है, क्या, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अर्थात न्यूनतम विचलन कोण कब होगा, विचलन कोण का मान न्यूनतम कब होता है। अगर विचलन कोण बना है, यहाँ देखिए ये बना है, ये मतलब न्यूनतम कब होगा। न्यूनतम होने से मतलब क्या है, यह आरएस किरण ऊपर जो उठेगी यह न्यूनतम होता जाएगा, या ये PQ जो है इसको और डाउनवर्ड करते जाएं, आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो ये डेल्टा और मिनिमम होता जाता है। तो जब भी विचलन कोण न्यूनतम होगा तो उस स्थिति में ध्यान से देखिएगा, जो QR किरण है ना, किरण QR प्रिज्म के भीतर, वह BC के पैरेलल हो जाएगा, नियरली पैरेलल हो जाता है ना। तो यहां लिखेंगे इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन,
इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, हम बता दे रहे हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में कुल मिला जुला के 3 शर्तें होती हैं। जब विचलन न्यूनतम होगा तो 3 शर्त होगा। पहला शर्त तो ये है कि क्यू आर जो है वो पैरेलल हो जाता है बीसी के, क्यू आर पैरेलल हो जाएगा बीसी के, और जब भी क्यू आर बीसी के पैरेलल होगा तो ये R1 और ये R2 यह दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां से यहां आइए, इसको थोड़ा सा हम जगह बना देते हैं, इसने भी सब करना है ना। तो R1 बराबर हो जाएगा किसके, R2 के। मान लीजिए यह किसी आर्बिट्रेरी R के बराबर हो जा रहा है, ठीक है, ये भी बराबर हो जाएगा। जो I एंगल है वह E के बराबर हो जाता है, I बिकम्स इक्वल टू E, और ये हो जाएगा। और तीसरा केस क्या है, R1 और R2 जो है, और सॉरी ये जो QR है, QR किरण वो आधार BC के समांतर हो जाता है ना। अब कुछ नहीं करना है हमको, अब उठा उठा के यही वैल्यू जो है 1 2 3 में जहां मिलेगा वहां रख देंगे, है ना। तो सबसे पहले समीकरण 4 से आते हैं, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 में क्या कह रहा है कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, यही है ना। और आप यहां कह रहे हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में। हाँ, एक चीज और, जब विचलन न्यूनतम होगा तो डेल्टा को हम डेल्टा M से लिखेंगे, डेल्टा को, न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा मिनिमम से लिखा जाएगा, डेल्टा M से। तो समीकरण 4 में कह रहा है कि A जो है R1 और R2 के बराबर के योगफल के बराबर है, सम के बराबर है, और R1 R2 आपस में खुदे बराबर है, ये भी R के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू, R1 के जगह पे भी हम R लिख दें, प्लस R2 के जगह पे भी हम R लिख दें, हो गया। यहां से हमको मिला A इज इक्वल टू 2R, यहां से हमको मिल जाएगा R इज इक्वल टू A बाई, ध्यान रहे ये क्या है, अपवर्तन कोण है। सिमिलरली, है ना, ऐसे ही हम चलते हैं जरा अब समीकरण नंबर 1 पे। कहा चलते हैं, समीकरण 1 पर चलते हैं। तो पुनः समीकरण 1 से आइए, पुनः समीकरण 1 में, या समीकरण इक्वेशन नंबर 1 पे आइए। तो अगेन इफ वी टेक द इक्वेशन नंबर 1 हियर फॉर द मिनिमम डेविएशन I प्लस E, यही लिखा है ना, और मिनिमम डेविएशन के केस में I और E बराबर है ना। तो यहां समीकरण 1 में जो E है हम उसकी जगह यहाँ पर I लिख दें, तो यहां से हो जाएगा I प्लस I, I प्लस I, देख रहे हैं, माइनस R1 प्लस R2 को हमने लिखा था ये लिखा था ना, यहां लिखिए A, दिख रहा है, इज इक्वल टू डेल्टा की जगह पर हम लिख देंगे डेल्टा M, बस हो गया, बहुत सिंपल है। तो यहां से हो जाएगा आपका 2I माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा M, हो गया। या यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू A प्लस डेल M बाई 2, यही कहते हैं ना। I और R का मान निकाल लीजिए, फिर स्नेल के नियम में पुट कर दीजिए, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा प्रिज्म के लिए, है ना। तो फिर आइए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या कहता है भाई स्नेल का नियम, यदि इसका अपवर्तनांक म्यू है तो म्यू इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R, या म्यू इज इक्वल टू साइन, और I का मान है कितना, A प्लस डेल M बाई 2, यहाँ लिखेंगे A प्लस डेल M बाई 2 अपॉन साइन R, साइन R, और R का मान कितना है A बाई 2, साइन
यही प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। ठीक है, ये प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। यहां से हम क्या देखते हैं, यहां से हम क्या देखते हैं, यहां से ये देखा जा रहा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ध्यान रहे ये कांस्टेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी प्रिज्म मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होता है। आप इसका मतलब कदापि नहीं समझेंगे कि प्रिज्म कोण का मान अगर बदला जाए, डेल्टा एम बदला जाए तो ये बदल जाएगा ना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। विकास स्नेल ने कहा था कि साइन ऑफ आई, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर बिकम्स कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप इसका मतलब ये कतई मत समझिएगा कि ये वेरिएबल है, नो। वेरिएबल क्या इसमें क्वांटिटी है, वेरिएबल डेल्टा है, डेल्टा एम है। डेल्टा एम को जो है हम चेक करते हैं वेरी करा करा के डिफरेंट डिफरेंट एंगल को। तो आज बस इतना ही, इसको ट्राई करिएगा। थैंक्स, ओके।